Good evening students and welcome back to Global Online Platform. Today we are going to cover 15 PYQs of 2022 Shift 1 October paper, okay? और आप ये याद रखिए that बहुत ज़रूरी है आप attentively पूरी वीडियो में participate करें and actively also you should participate in all the previous year questions. ठीक है, आखिरी के दिन में भी ये वीडियो आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने में मदद करती है. ठीक है, तो हम सारे वीडियोस में हर क्वेश्चन को लेके चलेंगे विद डीप एक्सप्लेनेशंस, तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. सबसे पहला क्वेश्चन को कवर करते हैं. बिसाइड्स बीइंग अ प्लेराइट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज ट्रांसलेटेड होमर. ठीक है, वो प्लेराइट तो हैं ही, लेकिन उन्होंने होमर को भी ट्रांसलेट किया है. और इसके बाद ये जो राइटर है ना, बहुत फेमस हुआ है. इससे पहले अलेक्जेंडर पोप वाज वेरी फेमस इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ होमर एंड इलियाड. ठीक है, इन्होंने ट्रांसलेट किया था, जिसकी वजह से ये बहुत फेमस थे. बट इनके बाद जो सबसे फेमस इंसान आए ना, उनको बेसिकली उनके वर्क को फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बोला जाता है. ठीक है, तो ये जो राइटर हैं वो कौन है? जॉर्ज चैपमैन है. इनका वर्क है, इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स में पहले क्या किया, सॉरी इंग्लिश है ये, इंग्लैंड नहीं है, इंग्लिश ट्रांसलेशन. इन्होंने इंस्टॉलमेंट में पहले इलियाड ट्रांसलेट किया था. कब किया था? 1598 से शुरू किया था इन्होंने. बट 1660 तक पहुंचते पहुंचते इन्होंने इलियाड और ओडिसी दोनों को ट्रांसलेट किया. उसके बाद इस वर्क में मतलब एक टाइटल दे के उन्होंने ये सारी चीज़ों को पब्लिश कराया. द टाइटल वाज होल वर्क्स ऑफ व्हाट? होल वर्क्स ऑफ कोर्स होमर. ये पर्टिकुलरली वर्क था जो आपको याद रखनी है. ठीक है, इसका पब्लिशिंग ईयर भी याद रख लोगे तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी ये. सो द करेक्ट आंसर इज जॉर्ज चैपमैन. ठीक है, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी. ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लिरिकल बैलेड. ठीक है, तो लिरिकल बैलेड की जो बेसिक जानकारी है मैं आपको दे देती हूँ. लिरिकल बैलेड किसका वर्क है? बेसिकली एस.टी. कॉलरीज, जिनको हम सैमुअल टेलर कॉलरीज भी बोलते हैं. ठीक है, ये इनका वर्क है. और किनका वर्क है? इन्होंने कोलैबोरेट करके लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ का. ठीक है, ये दोनों राइटर्स ने लिखा है. बेसिकली जब इन्होंने लिखा ना, तब जो रोमांटिक मूवमेंट है वो शुरू हुआ इसी वर्क के साथ, बिगिनिंग थी वो. ठीक है, ये जो वर्क है 1798 को पब्लिश हुई है. ये दो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी है. एक्सेप्ट दैट विल कवर ऑल द ऑप्शंस एंड देखेंगे कि कौन सा सही नहीं है जो कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है. ठीक है, नाउ द फर्स्ट ऑप्शन, इट इज अ मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोएट्री. वेदर इट इज ट्रू और नॉट. Is it a manifesto of romantic poetry? Of course, it's true. Okay, it is a manifesto of romantic poetry. Then second option, it turns English, I'm so sorry, it turns English poetry away from the social and intellectual sophistication of the 17th and 18th century poetry. Is it true? Whether it turns English poetry away from the social and intellectual sophistication of the 17th and 18th century poetry? इसका मतलब है सिंपली कि ये कह रहा है ये ऑप्शन कि 17th एंड 18th सेंचुरी के पोइट्री में जो सोफिस्टिकेशन, इंटेलेक्चुअल सोफिस्टिकेशन या सोशल सोफिस्टिकेशन थी, क्या इसको टर्न करता है लिरिकल बैलेड. लिरिकल बैलेड इस चीज़ को टर्न करती है. ऑफ कोर्स इट्स ट्रू बिकॉज इट टॉक्स अबाउट लिरिकल रोमांटिक मूवमेंट एंड रोमांटिसिज्म. ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रू है. देन थर्ड ऑप्शन, it takes poetry out of the confines of respondents and intellect to the unraveled and unspoiled beauties of nature. ठीक है, it takes poetry out of the, of course, intellect, unreveled, unspoiled beauties of nature से बाहर निकालती है इसको. रोमांटिसिज्म बेसिकली मतलब होता है नेचर के प्रति हम लोग ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं, तब नेचर की ओर बढ़ते हैं तब. ठीक है, लिरिकल बैलेड जो है ये शुरुआत थी रोमांटिसिज्म मूवमेंट की. ठीक है, नाउ दिस थ्री आर द करेक्ट ऑप्शंस. नाउ लेट्स सी फोर्थ वाला सही है या नहीं. इट इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ पोएम. दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज ये जो इस तरह की
पोएम्स होती है ना, रोमांटिक पोएम, पर्टिकुलरली हम लिरिकल बैलेड के बारे में बात करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर और फॉर्म को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, पर्टिकुलर नहीं है। ओके, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। द फोर्थ वन जो गलत है वो हमारा सही आंसर है। हाउ आयरॉनिकल। ओके, सो आई होप थिंग्स आर क्लियर विद यू। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, Which of the following observations are true about Ronald Barthes' contributions to literary theory? अब आप बेसिक इन्फॉर्मेशन तो रख ही रहे होंगे क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा रोनाल्ड बार्थ्स के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में, उनकी थ्योरीज के बारे में बात की है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के कॉन्ट्रीब्यूशंस को ध्यान रख के लिटरेरी थ्योरी के अंदर ये चीज़ें ऑप्शंस दी गई है और आपको सही जवाब देना है, ठीक है। सो लेट्स रीड द फर्स्ट ऑप्शन। He rejected the model for structural analysis of narratives. Whether he did it or not, you have to find out. Okay, so he didn't. Okay, so this is the wrong option because he didn't rejected the model for structural analysis of narratives. He accepted it, right? Now the second option, he perceived meaning as an effect of various interconnections among linguistic codes. Okay, he perceived meaning as an effect of various interconnections. बहुत सारे interconnections जो होते हैं linguistic codes में, उसको ये perceive करते हैं as meaning, ठीक है। So now this is true, this is correct. Now the third option, he identified the various codes found in the process of structuralism. It's not structuralism basically, this is structuration. Wait, this is structuration. Okay, so he identified the various codes found in the process of structuration. This is also true, he actually identified them. Now B and C are the correct options. Let's see the fourth one. He played a significant role in the development of semiology. Of course, this is true, he actually played a very significant and important role in the development of semiology. This is correct. Now the last but not the least, he questioned the concept of literary criticism as an act of uncovering some hidden truth intended by the author. इन्होंने डेथ ऑफ द ऑथर एक वर्क लिखा है, द डेथ ऑफ द ऑथर। इसमें बेसिकली इन्होंने इस चीज़ के बारे में बात की है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो नाउ वी कैन सी दैट फर्स्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग वन, देन सेकेंड करेक्ट, B, C, D and E are the correct ones, right? Let's see. B, D. Okay, so the third one is the correct answer, right? Are you getting? I hope you all are getting, and if you have any confusion regarding the questions or the descriptions or the explanation I'm giving you, you can always drop a comment and I will answer you all, okay? Now let's cover the fourth question. The writers and the works by V.S. Naipaul. This is basically Naipaul. Okay. So the question is asking the writer and the works is written by, of course, V.S. Naipaul, but what it is, whether it is a novel, travelogue, collection of essays or non-fiction. So I am telling you the correct answer. It's a collection of essays. Okay, बहुत सारे essays का collection है ये particular work, ये आप याद रखिए, ठीक है। इसमें और कुछ important नहीं है। V.S. नाइपॉल आप पढ़ोगे तो आपको डिटेल में कवर तो वर्क्स करनी होगी, तब वहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। Now the ancient and modern quarrels in Western literary criticism appears during, लाइक एंशियंट एंड मॉडर्न क्वारल्स जो होते हैं ना, वो कब अपियर हुए वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, आपको बताना है। 100 BC में, 50 सेंचुरी CE में, 16th सेंचुरी और 20th सेंचुरी। आई मस्ट टेल यू दिस कैन नॉट बी द आंसर। नाउ आई एम टेलिंग यू द करेक्ट आंसर, डू फोकस। 20th century, in 20th century basically ancient and modern quarrel was happening in Western literary criticism, okay? In 20th century, you can also see this like that. Okay, moving on to the next question. So let's read it. Which of the following critics is associated with the term of
This is basically not this. This is contrapuntal. Okay, the spelling is this, like this. You can just see it. Contrapuntal, right? Reading. So the question is asking which of the following critics is associated with the term contrapuntal reading. Okay, so I'll tell you the correct answer. Edward Said. Edward Said is associated with what? Contrapuntal reading. Okay, I'll give you the homework that just do search on this particular word on the internet. You can search contrapuntal reading, what it is, the definition or the main idea behind it. Okay, आपको ये search करनी है, आप ये search करोगे. This is your homework. Now Edward Said basically इस ये जो concept है ना, culture and imperialism, जो इन्होंने work लिखा था उसमें ये बात करते हैं, imperialism. ठीक है, इस वर्क में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है और आपको ये याद रखना है. और किसने इस चीज़ के बारे में बात की है? एडवर्ड सैड ने. ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ, जब एग्ज़ाम हुआ है तो ये क्वेश्चन जो है ड्रॉप कर दी गई है. इसमें सारे लोगों को मार्क्स दी गई थी. ठीक है. नाउ हैमलेट, मैकबेथ कब पब्लिश हुई है, यू हैव टू नो. एंड ऑल्सो यू शुड रिमेंबर दैट क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस भी इनमें से पूछी जाती है. हैमलेट जो है कब पब्लिश हुई है, सो आप याद रखिए 1601. आप किसी ना किसी तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं. मैकबेथ जो है 1623 को पब्लिश हुई है. सो वी कैन सी दैट हैमलेट इज गोइंग टू बी विथ ऑफ कोर्स देयर इज नो ऑप्शन, लाइक 1600 यहाँ दिया है, 23 दिया नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी. जूलियस सीजर वॉज पब्लिश्ड इन व्हेन 1599 and Othello at the end 1604. So because of that the question has been dropped, okay, from the net exam. Okay, so we have done this. Now let's cover. You can see the options but it has been dropped, so you do not need to. Okay, so just remember the publishing years of Shakespeare's work. Now moving on to the next question. Match list 1 with list 2. So face along the bar, cling to the average day. Who has written this? ये किस पोएम्स की? ऑफ कोर्स पोएम्स की ये लाइन है, आपको बताना है किन किन पोएम्स की ये लाइन है. ठीक है. द फेस along the bar, cling to their average day. The awful daring of a moment's surrender, bent double like all beggars under sex. I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Now let's cover all of that. Now face along the bar, the first one, face along the bar / cling to their average day is a line by In memory of W.B. Yeats. ठीक है, in memory of W.B. Yeats. ये किसने लिखी है आपको मैं बता दूं, W.H. Auden का ये वर्क है. ठीक है. So the correct option is the first. The first correct option is this 4. Okay. Second one, the awful daring of a moment's surrender is a line from the Westland. Westland की लाइन है ये, और आपको पता होनी चाहिए Westland किसने लिखा है. Westland किसने लिखा है? T.S. Eliot ने, right? Now the third one, bent double like an old beggars under sacks. ठीक है, under sacks. Now this is a line from Dulce et Decorum. Okay, S. By whom? By Wilfred Owen. Okay. I'm sorry for the inconvenience. Let's cover the fourth option. I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Now this is a line from Hall. There's a poem by whom?
by Allen Ginsberg. Okay, so Ginsberg की ये line है. So we can say that the correct option is, let's see the correct option. The correct answer is the first one, this. Okay, so the first one is the correct answer, right? So let's cover the next question, the ninth one. Which of these statements are true in the context of neuro-linguistic programming? So neuro-linguistic programming, basically NLP stands for neuro-linguistic programming now, right? Let's cover the options. Neuro in NLP means that our behavior is determined by our sensory experiences, whether it is true or not. This is true. In NLP, basically neuro stands for behaviors determined by our sensory experiences. Now, then the second one, grammatical knowledge is a matter of practice. Whether grammatical knowledge is a matter of practice, it can be true or wrong, of course, right? But this is not related to neuro or NLP. So this is not going to be in our correct list. Now, NLP was developed है basically developed by Richard Bandler and John Grinder in the 1970s. So this is the correct answer. Like, it was developed by Richard Bandler and John Grinder in 1970s. Okay. Now, if the second option is the wrong one, then this is going to be off. Neuro covers invisible thoughts and visible physiological reactions. Of course, this is true. So now we can see that A, C and D are the correct answer, right? Let's see. Yes, so the second one is the correct answer, right? Okay, so moving on to the next question now. Now, identify the combination that belongs to the genre of साइंस फिक्शन एंड स्पेक्यूलेटिव फिक्शन. साइंस फिक्शन एंड स्पेक्यूलेटिव फिक्शन क्या होता है? बेसिकली ये एक तरह का सब जॉनरा को इंक्लूड करता है, बहुत सारे सब जॉनरा को, जैसे फैंटेसी हो गई, साइंस फिक्शन, हॉरर, ये सारी चीज़ें, जो कि बेसिकली एक्सप्लोर करता है, फ्रीली एक्सप्लोर करता है पॉसिबिलिटी, जो चीज़ें हो सकती है और जो चीज़ें नहीं हो सकती, दोनों को एक साथ, ठीक है, एक तरह से स्पेक्यूलेटिव फिक्शन उसे कहते हैं. नाउ लेट्स कवर द ऑप्शंस. Vandana Singh, the woman who thought she was planet. Whether it is a science fiction, speculative fiction or not, of course this is a science fiction novel, right? Then Tahmina Durrani is credited to write ब्लेस्फेमी. तो ब्लेस्फेमी इन्होंने लिखा है, ये एक पाकिस्तानी नॉवलिस्ट हैं. ये कोई साइंस फिक्शन नॉवल नहीं है. बेसिकली ये अपने सफ़र लाइफ जर्नी के बारे में बता रही हैं, जो जो चीज़ों से इन्होंने सफ़र किया है वो सारी चीज़ों के बारे में बताती हैं. तो इट्स नॉट अ स्पेक्यूलेटिव फिक्शन, ठीक है. सो दिस इज़ रॉन्ग. सलमान रश्दी, द सैतानिक वर्सेस, it's also not a science fiction novel, of course. You must have heard, there is a story behind this particular work. Fatwa kind of thing was happening when he wrote this particular work, okay. So this is also something related to Islamism. It's not related to science fiction, okay. So this is also not correct. Now Priya Sarukkai Krebia, this is generation 40. Whether it is a science fiction novel or not, of course this is a science fiction novel. So the first one and the fourth one are the correct. Now Gautam Bhatia, The Well, whether it is science fiction, of course this is true. So we can see that A, D and E are the correct option, okay. So the second option is the correct answer, right? I hope everything is clear, and as I told you, you can ask me. Okay, so the next question, when was Haruki Murakami's Men Without Women was published? Of course, so when it was published, you have to answer. Now Haruki Murakami you must have heard, because he is a very popular writer. इनके कुछ works भी मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है. इससे पहले मैं दूसरे वर्क्स करवाऊँ, मैं बता दूँ. Men Without Women जो है 2014 को पब्लिश हुई है. Now let's cover the other works of Haruki Murakami. Now Norwegian Wood. I'm sorry for this inconvenience. Okay, so 1987 it was published in. Then The Wind
went up bird chronicle. (1994 to 95). Okay. Then Kafka, you must have heard about this particular work. Kafka, 2002. Then 1Q, 84, was published in 2010. I hope the titles are clear. If it is not, you can anytime search on the internet, you will find out. Okay. So now the correct answer is 2014. Men Without Women was published in 2014. Okay. So let's cover the next question. Match list 1 with list 2. So Donald Dewey, Philip Larkin, Kingsley Amis, John Wayne. So let's start from the downwards. Okay. Now the North Ship was written by whom? The North Ship was written by Philip Larkin. Okay, Philip Larkin, right? Then The Shares, who has written The Shares? None other than Donald Dewey. Okay. Then Hurry on Dawn, who has written Hurry on Dawn? Of course, by this kind of works or questions, you can find out that these works or these writers are very important. Okay. Then Hurry on Dawn basically wrote John Wayne. Great. Against Romanticism at the End, who must have written this? Kingsley Amis. Right. So we have covered this. Let's see the correct answer. So we can clearly see here A is going to be with third one. Okay. So we can see that the fourth one is the correct answer. Okay, without any doubt. Now let's be moving. Okay, so the 13th question. Which of the following are Plato's main objection against poetry? So you must be knowing this. Plato's main objection, उन्होंने poetries के against चीज़ें बोली है. तो ये भी कवर करना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें बोले, क्योंकि अरिस्टोटल ने उनके अगेंस्ट जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनके द्वारा उन पे उन्होंने दोबारा से आंसर किया है. ठीक है, रिप्लाई किया है. सो द फर्स्ट, द पोएट इज एन इमिटेटर. ऑफ कोर्स दिस इज अ स्टेटमेंट बाय प्लेटो. ये जो स्टेटमेंट है उन्होंने दी है. द पोएट इज इनकैपेबल ऑफ ब्रेवरी. दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट ही हैज गिवन. ठीक है, ये इन्होंने नहीं दिया. थर्ड, द पोएट बाय फ्यूलिंग पैशंस एंड इमोशंस ये वीकेंस है, weakens the reasoning capacity of the citizens. Of course, this is true. He has given this statement. The poet is less responsible. He has never said about this responsibility and all. Then the last one, poet has no knowledge of the world. This is true. He has said that. So now we can see that A, the first one, the third one, and the last one is the correct answer. A, C, E is the correct answer. Okay. Great. Now let's cover the question of 14. To the Lighthouse. Who must have written this? Virginia Woolf. वर्जीनिया वुल्फ के बहुत सारे वर्क बहुत फेमस हैं, आप कीजिए वो सारे वर्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. सन्स एंड लवर्स, ये जो पब्लिश हुआ है, कब पब्लिश हुआ है? 1927 को. ठीक है, सो वी कैन सी दिस विद दिस वन. सन्स एंड लवर्स ऑफ कोर्स D.H. लॉरेंस ने लिखा है ये वर्क. ठीक है, और ये पब्लिश कब हुई है? 1913 को. 1913 को. फिनेगन वेक. Finnegan, who has written this particular work? James Joyce. I hope आपको इन राइटर्स के बारे में पता होगा. ये वर्क पब्लिश हुई है 1939 को. ठीक है. द वेस्टलैंड आपको पता है, ऑफ कोर्स पब्लिशिंग ईयर याद रख लीजिए 1922. बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पे, आप बिल्कुल इसे भूलने का चांस नहीं ले सकते हो. सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर हियर इज फोर्थ, this one. Okay, so you can also check. The last question.
Which among the following is an incomplete poem by Shelley? Incomplete poem is asking about, okay? So whether it is a Triumph of Life or To the West Wind, Queen Mab, The Demon of the World, कौन सा है? तो मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ. द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ वॉज अ इनकम्प्लीट पोएम बाय पीबी शैले. क्योंकि ये इनकम्प्लीट क्यों रह गई पता है? क्योंकि वो लिखते लिखते ही मतलब उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है, उसके वजह से ये जो वर्क है इनकम्प्लीट रह जाती है. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट वन. नाउ एज वी हैव फिनिश्ड, thank you all for joining me today for the lecture on PYQs for the NET exam. I hope you found the session informative and helpful. और हाँ, practice is key, वो बिल्कुल ना भूलें. All the best and thank you once again for your participation. I'll see you in the next video.